आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। और ये सिर्फ स्कूली पाठ नहीं है, बल्कि इनमें कविता, कहानी और व्यंग के जरिए समाज और जीवन पर बहुत गहरी टिप्पणियां छिपी हैं। बिल्कुल। आज हम इन रचनाओं में से कुछ चुनिंदा पाठों की गहराई में उतरेंगे और उनमें छिपे विचारों और रोचक तथ्यों को सामने लाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जीवन के प्रति एक आशा जगाती है, तो वहीं हरिशंकर परसाई का व्यंग हमारी परिवहन व्यवस्था पर मजेदार कटाक्ष करता है। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि लाख की चूड़ियां जैसी कहानी कैसे औद्योगीकरण के सामाजिक प्रभाव को दर्शाती है, और जब सिनेमा ने बोलना सीखा हमें भारतीय सिनेमा के एक ऐतिहासिक मोड़ पर कैसे ले जाता है। इन सभी रचनाओं में जीवन के अलग-अलग रंग और दृष्टिकोण देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता ध्वनि से। स्रोत बताते हैं कि ये कविता कवि के जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाती है। निराला जी, जो हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं, वो इस कविता के माध्यम से एक बहुत सुंदर संदेश देते हैं। देखिए, इस कविता में जो बात सबसे आकर्षक है वो है प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना। कविता का मूल भाव ये है कि जैसे वसंत के आने पर प्रकृति खिल उठती है, ठीक वैसे ही मनुष्य को भी अपने अच्छे कामों से समाज को सुंदर बनाना चाहिए। एक तरह से कविता में निद्रित कलियों का जिक्र है, उसका क्या मतलब है? हाँ, निद्रित कलियां उन युवाओं का प्रतीक हैं जो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं। कवि उन्हें आलस्य से जगाकर नए विचारों और कर्म की प्रेरणा देना चाहते हैं। अच्छा, स्रोत में निराला जी के बारे में एक रोचक तथ्य भी है। उन्हें हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। हाँ बिल्कुल, और कुछ आलोचक तो इसे रबड़ या केंचुआ छंद भी कहते थे। हाँ। ध्वनि कविता उनके अनामिका काव्य संग्रह में शामिल है। अब एक कहानी की तरफ चलते हैं। कामतानाथ की लाख की चूड़ियां। ये कहानी शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण गांवों के जो छोटे उद्योग हैं, उनके उजड़ने की पीड़ा को दिखाती है। सही बात है। कहानी का मुख्य पात्र है बदलू, जो एक मनिहार है और लाख की सुंदर चूड़ियां बनाकर अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन जब बाजार में कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ता है, तो उसका पारंपरिक धंधा वो ठप हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि उसे कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ होती थी। हाँ, और यहाँ कहानी सिर्फ एक कारीगर के बेरोजगार होने तक सीमित नहीं है। ये मशीनीकरण से उत्पन्न बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या पर आधारित है। ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे आर्थिक बदलाव हमारे रिश्तों और हमारी संस्कृति को प्रभावित करते हैं। बदलू का स्वाभिमान, जो मशीनी युग के सामने हार जाता है, वो बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अब आते हैं हरिशंकर परसाई के प्रसिद्ध व्यंग्य बस की यात्रा पर। परसाई जी को तो हिंदी साहित्य में व्यंग्य को एक विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। बिल्कुल। इस रचना में वे यातायात की दुर्व्यवस्था पर मजेदार लेकिन बहुत तीखा व्यंग्य करते हैं। हाँ, उनका अंदाज ही वही है। कहानी में लेखक और उनके 4 दोस्त एक बहुत ही पुरानी और जर्जर बस से पन्ना जा रहे हैं। बस की हालत इतनी खराब है कि लेखक को लगता है कि ये बस यात्रा करने के नहीं बल्कि पूजने योग्य है। हाँ। उसे देखकर लेखक के मन में डर नहीं बल्कि श्रद्धा का भाव उमड़ता है। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है लेखक का बस की तुलना गांधी जी के आंदोलनों से करना। सही। जब बस का इंजन स्टार्ट होता है और पूरी बस हिलने लगती है, तो लेखक को लगता है मानो वो इंजन के भीतर ही बैठा हो, और वो बस की स्थिति की तुलना सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन से करते हैं, जो इसे एक बहुत ही अनूठा व्यंग्य बनाता है ना? बिल्कुल। और बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी उसी बस में यात्रा कर रहा होता है और बस की तारीफ करते हुए कहता है, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। वही तो। ये व्यवस्था के प्रति मालिकों की लापरवाही को साफ साफ दिखाता है। एकदम। अब जरा विषय बदलते हैं और भारतीय सिनेमा के इतिहास में झांकते हैं। प्रदीप तिवारी के निबंध जब सिनेमा ने बोलना सीखा के जरिए। यहाँ एक तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 14 मार्च 1931। जी। यही वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई थी। इसके फिल्मकार थे आर्देशर एम ईरानी, और उन्हें इसकी प्रेरणा 1929 में एक हॉलीवुड की बोलती फिल्म शो बोट देखकर मिली थी। सोचिए उस दौर में तकनीक कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। हाँ।
क्योंकि साउंड रिकॉर्डिंग के लिए शांति चाहिए थी, इसलिए आलामारा की ज्यादातर शूटिंग रात में करनी पड़ी। अच्छा। और इसी फिल्म से भारतीय सिनेमा में कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की, मतलब आर्टिफिशियल लाइटिंग की शुरुआत हुई। संगीत के बारे में भी कुछ रोचक जानकारी है। फिल्म के संगीत में सिर्फ 3 वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल हुआ था, तबला, हारमोनियम और वायलिन। और फिल्म का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, जिसे W.M. खान ने गाया था। और ये फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई कि ये मुंबई के मेजेस्टिक सिनेमा में 8 हफ्तों तक हाउसफुल रही। वाह। इसने न सिर्फ भारत में बल्कि श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में भी बहुत लोकप्रियता हासिल की। आखिर में निर्मल वर्मा की कहानी बाज और सांप पर बात करते हैं। ये एक प्रतीकात्मक कहानी है जो जीवन के 2 अलग-अलग दर्शनों को सामने रखती है। एक तरफ बाज है जो साहस, वीरता और स्वतंत्रता का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है सांप, जो कायरता और पराधीनता का प्रतीक है। सांप अपनी अंधेरी, सीलन भरी गुफा में सुरक्षित और खुश है, जबकि घायल बाज अपनी आखिरी सांस तक आकाश में उड़ने की इच्छा रखता है। हाँ। वो सांप से कहता है, तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। बाज आजादी की अपनी खोज में मर जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाती। कहानी के अंत में लहरें उसके लिए एक गीत गाती हैं, ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन का असली मतलब क्या है। एक सुरक्षित सीमित जीवन या फिर रोजमर्रा और चुनौतियों से भरी स्वतंत्रता। ये एक बहुत गहरा सवाल है जो हर व्यक्ति के लिए अलग मायने रखता है। तो आज हमने देखा कि कैसे 8वीं कक्षा की ये साहित्यिक रचनाएं हमें जीवन के कितने अलग अलग पहलुओं से मिलाती हैं। निराला की आशा से लेकर परसाई के व्यंग्य तक और निर्मल वर्मा के दार्शनिक सवालों तक। हाँ, ये रचनाएं हमें सिखाती हैं कि साहित्य केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि वो समाज का आईना और जीवन को गहराई से समझने का एक माध्यम भी है। और अब सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसे बाज और सांप की कहानी में जीवन जीने के 2 अलग अलग तरीके दिखाए गए हैं, क्या आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम भी रोजाना आराम और जोखिम के बीच ऐसे ही चुनाव नहीं करते? बिल्कुल। अपनी अपनी जिंदगी में हम कब सांप की तरह सुरक्षा चुनते हैं और कब बाज की तरह उड़ान भरने का साहस करते हैं? नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जेल की डायरी है, एक सफर है और एक देश की आत्मा को समझने की एक जबरदस्त कोशिश है। और इसे लिखा है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन तब नहीं जब वो प्रधानमंत्री थे, बल्कि तब जब वो आज़ादी की लड़ाई के दौरान अहमदनगर के किले में कैद थे। किताब का नाम है भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बिल्कुल। सोचिए, साल है 1944, दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है और भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सारे बड़े नेता जेल में हैं। ऐसे माहौल में नेहरू कलम उठाते हैं और भारत के 5000 साल के लंबे और उलझे हुए अतीत में गोता लगाते हैं। वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं कि भारत क्या था, वो ये भी पूछ रहे हैं कि भारत क्या है और क्या होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और यही आज की हमारी पड़ताल का मकसद है। हम सिर्फ घटनाओं को नहीं दोहराएंगे, बल्कि नेहरू के नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। वो उस एकता के सूत्र को कैसे खोजते हैं जो सिंधु घाटी से लेकर 1940 के दशक तक भारत को जोड़े हुए था। तो चलिए शुरू करते हैं उसी किले से जहां इस खोज की शुरुआत हुई। अहमदनगर का किला, ये नेहरू की 9वीं जेल यात्रा थी और सबसे लंबी भी, पूरे 1041 दिन। 1041 दिन। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि वो किला भी मतलब इतिहास की कई परतों से ढका हुआ था। नेहरू अपनी किताब में लिखते हैं कि वो उसी जगह कैद थे जहां कभी रानी चांद बीबी ने अकबर की शाही सेना के खिलाफ तलवार उठाई थी। अरे वाह, तो मतलब इतिहास उनके चारों तरफ मौजूद था। मुझे वो हिस्सा बहुत अच्छा लगा जहां वो लिखते हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो उनका स्वागत झिलमिलाते दूज के चांद ने किया। हाँ। वो जेल की सख्ती के बीच भी ऐसी खूबसूरती देख पा रहे थे। उन्होंने वहां बागवानी की भी कोशिश की, पर जमीन पथरीली थी और पुराने मलबे से भरी हुई। हाँ, और शायद ये उस वक्त के भारत के लिए एक प्रतीक जैसा था, है ना? अतीत के मलबे से कुछ नया उगाने की कोशिश। बहुत सुंदर रूपक है ये। और इसी माहौल में सिर्फ 5 महीनों के अंदर, अप्रैल से सितंबर 1944 के बीच, उन्होंने ये पूरी किताब लिख डाली।
और उन्होंने इसे अपने साथी कैदियों को समर्पित किया है। ये किताब सिर्फ तथ्यों को संग्रह नहीं है, यह उस निराशा के दौर में उम्मीद की तलाश है। तो सवाल ये है कि कोई 5000 साल पुरानी सभ्यता की खोज कहाँ से शुरू करें? नेहरू ने एक बाहरी व्यक्ति, एक आलोचक की नज़र से भारत को देखना शुरू किया। वो सीधे पहुंचते हैं मोहनजोदाड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, आज भी जब हम उन शहरों की तस्वीरें देखते हैं तो मतलब हैरान रह जाते हैं। और नेहरू भी हैरान थे। उन्हें वहां एक बेहद विकसित, सुनियोजित और सबसे जरूरी एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता मिली। धर्मनिरपेक्ष किस मायने में? इस मायने में कि वहां बड़े बड़े पूजा स्थल या राजाओं के महल नहीं मिले, बल्कि आम लोगों के लिए स्नानागार और अन्न भंडार थे। उनका व्यापार मेसोपोटामिया और मिस्र तक फैला था। और नेहरू के लिए सबसे बड़ी बात थी इस सभ्यता की निरंतरता। अच्छा। उन्हें लगा कि आज के भारत के रीति रिवाज और जीवन शैली के धागे सीधे इसी सभ्यता से जुड़े हैं। और यहीं पर नेहरू उस विचार की नींव रखते हैं जो इस किताब का सार है, अनेकता में एकता। वो आर्यों के आगमन को एक हमले की तरह नहीं देखते, बल्कि एक सांस्कृतिक संगम की शुरुआत के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल, वो इस बात पर जोर देते हैं कि आर्यों और उस समय की द्रविड़ जातियों के बीच एक जबरदस्त मेलजोल हुआ और इसी संगम से वेदों की रचना हुई। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका मतलब है जानना। जानना। हाँ, ये किसी एक धर्म की किताबें नहीं हैं। ये उस दौर के इंसानों के पहले विचार हैं। प्रकृति के प्रति उनका आश्चर्य है। मैक्स बूलर ने तो इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा था। एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये कि हजारों साल बाद भी रामायण और महाभारत हमारे समाज में इतने जीवित कैसे हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि मुहावरे हैं, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। नेहरू इन्हें प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश कहते हैं। वो मानते थे कि ये ग्रंथ इसलिए जीवित हैं क्योंकि ये हमें कोई एक सीधा सरल नैतिक पाठ नहीं पढ़ाते। इनमें अच्छाई है, बुराई है, इंसानी कमजोरियां हैं, दुविधाएं हैं। और महाभारत का ही एक हिस्सा है भगवत गीता, जो अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ बन गया। गीता का तो स्वतंत्रता संग्राम पर भी बहुत गहरा असर था। तिलक से लेकर गांधी तक सबने इससे प्रेरणा ली। इसका जो कर्मयोग का सिद्धांत है, सही कहा, फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करने का संदेश। और इसी दौर में उपनिषद भी लिखे गए जो सवाल पूछने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। असत्य से सत्य की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। हाँ, लेकिन नेहरू एक और दिलचस्प बात सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि भारत सिर्फ अध्यात्म और दर्शन में नहीं डूबा था, यहाँ एक मजबूत भौतिकवादी परंपरा भी थी। आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। हाँ, और उससे भी आगे भारत में चारवाक जैसे दार्शनिक हुए जो हर तरह के अंधविश्वास, जादू टोने और परलोक की बातों का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। नेहरू के लिए ये दिखाना जरूरी था कि भारत हमेशा से विचारों का एक खुला मैदान रहा है। तो एक तरफ ये गहरे दार्शनिक विचार थे और दूसरी तरफ भारत की जमीन पर बड़े बड़े साम्राज्य बन और बिगड़ रहे थे। नेहरू इन दोनों के बीच क्या रिश्ता देखते हैं? वो देखते हैं कि कैसे विचार जमीन पर उतरते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके सलाहकार चाणक्य। लेकिन इस वंश के सबसे महान सम्राट हुए अशोक। सम्राट अशोक और कलिंग का युद्ध, ये कहानी तो हम सबने सुनी है कि कैसे एक भयानक युद्ध ने एक सम्राट का दिल बदल दिया था। और नेहरू के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की एक निर्णायक घटना है। अशोक ने युद्ध का रास्ता छोड़कर धम्म यानी जनकल्याण और शांति का रास्ता अपनाया। उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। अच्छा। इतिहासकार एच.जी. वेल्स ने लिखा है कि इतिहास के पन्नों में बादशाहों के हजारों नामों के बीच अशोक का नाम अकेले एक सितारे की तरह चमक रहा है। वाह! अशोक ने उस विचार को स्थापित किया कि एक शासक की असली जीत दिलों को जीतने में है, जमीन को जीतने में नहीं। अशोक के बाद गुप्त काल का जिक्र आता है, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। लेकिन क्या नेहरू इस शब्द से पूरी तरह सहमत थे? क्योंकि अक्सर स्वर्ण युग का विचार अतीत को कुछ ज्यादा ही महिमा मंडित कर देता है। बहुत अच्छा सवाल है। नेहरू स्वर्ण युग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो किसी काल्पनिक परफेक्ट अतीत की बात नहीं कर रहे हैं। उनके लिए गुप्त काल का महत्व इस बात में था कि उस दौर में कला, विज्ञान और साहित्य में एक जबरदस्त आत्मविश्वास दिखता है। अजंता एलोरा की गुफाओं की चित्रकारी,
कालिदास की रचनाएं, ये सब उसी दौर की देन है। और विज्ञान भी। तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। बिल्कुल। महान व्याकरण शास्त्री पाणिनि और चिकित्सा के जनक चरक और सुश्रुत भी इसी परंपरा का हिस्सा थे। गणित में शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास भारत में हुआ, जिसने पूरी दुनिया का गणित बदल दिया। इसके बाद भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आता है, इस्लाम का आगमन। नेहरू इस दौर को कैसे देखते हैं, क्योंकि इसे अक्सर सिर्फ हमलों और टकराव के दौर की तरह देखा जाता है। नेहरू इस सिंपलिस्टिक नजरिए को चुनौती देते हैं। वो मानते हैं कि शुरुआती टकराव के बाद भारत में एक शानदार मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। गंगा जमुनी तहजीब। हाँ वही, वो हमलों से ज्यादा उस समन्वय की प्रक्रिया पर जोर देते हैं। वास्तुकला, संगीत, भाषा, रहन-सहन, हर चीज में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का मेल हुआ। और इसके सबसे बड़े प्रतीक शायद सम्राट अकबर थे। निश्चित रूप से। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की, सभी धर्मों के विद्वानों को एक साथ बिठाकर संवाद को बढ़ावा दिया। इसी दौर में कबीर और गुरु नानक जैसे संत हुए, जिन्होंने जाति व्यवस्था पर चोट की। अमीर खुसरो जैसे कवि हुए, जो फारसी और संस्कृत दोनों जानते थे, और उन्होंने आम लोगों की भाषा में लिखा। लेकिन फिर औरंगजेब की कट्टर नीतियों ने समन्वय को काफी नुकसान पहुंचाया। हाँ, औरंगजेब की नीतियों से एक प्रतिक्रिया हुई। हिंदू राष्ट्रवाद का उभार हुआ और शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय हुआ। नेहरू इन जटिलताओं को छुपाते नहीं हैं। वो दिखाते हैं कि यह समन्वय हमेशा आसान नहीं था, इसमें तनाव भी थे। और फिर इस कहानी में एक बिल्कुल नया किरदार आता है, अंग्रेज। नेहरू लिखते हैं कि ये पहले के आक्रमणों से बहुत अलग था। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बार भारत सिर्फ राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं हुआ, बल्कि आर्थिक रूप से भी किसी दूसरे देश का पुछल्ला बन गया। अंग्रेजों ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया और उनका मकसद सिर्फ लगान वसूल कर ज्यादा से ज्यादा दौलत इंग्लैंड भेजना था। एक तरह की मानसिक गुलामी भी थी। बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई जिसका मकसद ऐसे भारतीय तैयार करना था जो रंग और खून से तो भारतीय हों, पर सोच से अंग्रेज। लेकिन हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इसी दौर में भारत में एक नई चेतना भी तो जागी। हाँ बिल्कुल। एक तरफ राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक थे, जो सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय दर्शन की ऐसी व्याख्या की कि पूरी दुनिया चकित रह गई। और फिर राजनीतिक चेतना का उभार हुआ। 1857 का महाविद्रोह, फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना, और फिर 20वीं सदी में महात्मा गांधी का आगमन, जिन्होंने इस आंदोलन को कुछ पढ़े लिखे लोगों की सभा से निकालकर एक जन आंदोलन बना दिया। और कहानी घूमकर वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी। हाँ, 8 अगस्त 1942 कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। इसके तुरंत बाद नेहरू समेत तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अहमदानगर के उसी किले में बंद कर दिया गया। और इसी कैद में भविष्य की अनिश्चितता के बीच नेहरू ने अतीत में झांककर भारत की आत्मा को खोजने की कोशिश की। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? भारत की खोज सिर्फ इतिहास की घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। ये एक तर्क है, एक विचार है कि तमाम हमलों और विविधताओं के बावजूद भारत की एक आत्मा है जो हजारों सालों से निरंतर बह रही है। सही बात है। और ये किताब खुद उस इतिहास का हिस्सा बन गई जिसके बारे में ये लिख रही थी। इसने आज़ाद भारत की उस नींव के लिए एक बौद्धिक आधार तैयार किया जो एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश बनना चाहता था। ये किताब उस वक्त के लिए एक जवाब थी और भविष्य के लिए एक सपना थी, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और ये एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है, आज के समय में किसी देश का अतीत उसके भविष्य को कैसे आकार देता है? क्या इतिहास सिर्फ एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं, या यह एक जीवित शक्ति है जो आज भी हमारे फैसलों और हमारी पहचान को प्रभावित करती है?